हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो चलिए आज शुरू करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 1 है। कुछ मजाक मजाक में 10 क्वेश्चन हम लोग आज तैयार कर लेंगे इसी वीडियो में। अब ये वीडियो कितना लंबा होगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आज प्रयास यही रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है जो वो अप्रैल में होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर का। सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर आप वीडियो एक बार भी स्किप कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसी के साथ बिना देर किए हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, व्हाट इज कंजर्व्ड। मतलब क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एफ जो है वो हमारा जीरो है। आप इसको यहां से समझेंगे क्या है, एफ हमको दिया गया है जीरो, एफ क्या है, जीरो है। तो जब एफ जीरो है तो एम इंटू ए इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, m इंटू ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि m बराबर जीरो होता नहीं कभी। आप लोग जानते होंगे मास कभी भी जीरो नहीं होता, मास कभी भी जीरो नहीं होता। अगर मास जीरो नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब कि a हो गया, a हमारा जीरो होगा। कहने का मतलब यही तो हुआ, जब मास जीरो नहीं हो सकता तो a जीरो होगा। और जब a जीरो हो जाएगा तो क्या होता है, जब कोई बॉडी एक्सीलरेशन नहीं करती है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि p यानी p क्या होता है, संवेग। अब संवेग यानी p इक्वल टू एम भी में जब v कांस्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिए यहां पर, एम भी में जब v कांस्टेंट है तो एम तो चेंज होता नहीं कभी, मास कभी थोड़ी चेंज होगा। आप दौड़ोगे तो आपका मास कम थोड़ी ना होगा, मास तो चेंज होगा नहीं। सो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी यानी कि संवेग जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग, ये आपका कंजर्व्ड रहेगा, ये आपका कंजर्व्ड रहेगा, यानी हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहली चीज समझ में आई। अब चलिए बात करते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। आपको हमने पढ़ाया था थ्योरम, क्या, आपको हमने एक थ्योरम पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने आपको बताया था क्या, कि W इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, W इज इक्वल टू डेल्टा के आया था। क्या आया था, W इज इक्वल टू डेल्टा के आया था। मतलब इसका क्या हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा के आने का यही मतलब हुआ कि जो वर्क डन है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहां से देखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि आखिर वो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में हमने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है इन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि which of the following is non conservative force। न्यूक्लियर फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसका एग्जांपल हमने आपको लिखाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका एग्जांपल भी हमने आपको लिखाया था। विस्कस फोर्स, ये क्या होता है, ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा श्यान बल। कौन सा बल, श्यान बल। विस्कस फोर्स होता है हमारा श्यान बल। ये जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब सॉरी ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, मतलब कि ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। बाकी ये तीन के तीनों जो हैं ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी चीज समझ में आई।
तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि इन अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इन अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, हमने आपको बताया था परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन आप लोग को हमने पढ़ाया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इसको आप यहां से समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इतनी चीज समझ में आई। अब हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, ये वाला आप लोग देखेंगे। डिराइव क्या किया था कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 हमारा आया था। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा v, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारा डेल्टा u डेल्टा v के बराबर होता है। अब e इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा u होता है, चूंकि ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्या? e इज इक्वल टू 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भाई खूब मजा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा हमारा दिया है कि अ लाइटर बॉडी मास m1 एंड वेलोसिटी v1 एंड अ हैवियर बॉडी मास m2 एंड वेलोसिटी v2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। मतलब एक हल्का मास, मतलब एक बहुत समझ लीजिए उसका मास बहुत कम है। एक हल्की बॉडी है और एक भारी बॉडी है, दोनों का हमका मास और वेलोसिटी दी गई है, इसकी मास और इसकी वेलोसिटी दी गई है। अब बोल रहा है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि हमको ऑप्शन में दिया क्या गया है, m1 v1 m2 v2। m1 v1 मतलब हमको कुल मिलाकर संवेग की चर्चा करनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो संवेग में कैसा होगा, बस हमको यही फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी कि मोमेंटम जो होता है उसमें रिलेशन होता है एक p इज इक्वल टू 2mk, ये होता है एक रिलेशन। अब हम आपको यहाँ से बता दें, अगर हम P1 निकालें, चूंकि हमको दो बॉडी दी गई है, एक हल्की बॉडी और एक भारी बॉडी, तो हम P1 निकालें, अगर P1 क्या अगर P1 निकालें हम यहाँ से, आप लोग देखेंगे P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m1 k क्यों लिखा गया? चूंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है। और अगर बात करें P2 की तो क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2m2k, चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे, अपान कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल। ओ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर होता है। अब P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया m1 अपान m2। फिर से आप लोग देखोगे, क्या देखोगे? P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देखोगे P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपान m2। अब इसमें बोल क्या रहा है, m2 जो है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब m2 ज्यादा है m1 से। आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर m1 से m2 ज्यादा है, मतलब m1 से m2 ज्यादा है, तो क्या होगा? P2 ज्यादा होगा P1 से। क्या होगा? P2 ज्यादा होगा P1 से। इतनी चीज समझ में आई? P2 ज्यादा होगा P1 से। अब ऑप्शन में आपको यही ढूंढना है, P2 कहां ज्यादा होगा P1 से। ये आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, m1 v1 इज स्मॉलर देन m2 v2, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज, क्या होता है? तो ये होता है हमारा L स्क्वायर। क्या होता है? L स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन परिच्छेद, प्रकीर्णन ऐसे कुछ उसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बारे में हमको डीपली नहीं पता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन
इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस। मतलब दो बॉडीज का इलास्टिक कोलिजन होता है जिनके मास जो हैं वो सेम हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर मास सेम है तो उनकी जो स्पीड होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। ये हमने आपको हेड ऑन कोलिजन में पढ़ाया हुआ है, नहीं देखें तो हमने आपको कई बार बताया। वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। द स्पीड इज इंटरचेंज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है इन द HCl मॉलिक्यूल, इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो बोल रहा है कि द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इसके लिए पहली चीज तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु भार के बारे में जानना चाहिए, परमाणु भार के बारे में जानना चाहिए। तो परमाणु भार क्या होता है ये आप लोग यहां से समझेंगे, इसको आप लोग यहां से समझेंगे कि दिया गया है कि इफ मास ऑफ H इज m, मतलब अगर हाइड्रोजन का मास जो है वो हमको m दिया गया है, तो क्लोरीन का मास जो हो जाएगा वो 35.5 m हो जाएगा। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन में लिखा नहीं लेकिन हमको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि अगर हाइड्रोजन का मास m है तो क्लोरीन का मास 35.5 m हो जाएगा। चूंकि क्लोरीन का मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास का 35.5 m होता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि ये हमारा है क्या, y एक्सिस, और ये है हमारा x एक्सिस। अब हम क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन पर H प्लस की इस प्लस मान लेते हैं कि ओरिजिन पर जो है वो हमारा H प्लस आयन रखा हुआ है, और इस x कोऑर्डिनेट पर हमारा Cl माइनस आयन रखा हुआ है। ठीक, अब इसके बीच की जो दूरी है वो हमको दी गई है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, ये आप लोग जान सकते हैं कि RCM का फार्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपान m1 प्लस m2 होता है, RCM का फार्मूला। अब हम यहाँ पर m1 क्या रखेंगे, m1 पे रख देंगे m क्या, और m2 पे रख देंगे 35.5 m। ठीक, R1 पे क्या रखेंगे, चूंकि इसकी दूरी जो है वो 0 हो जाएगी, ओरिजिन पर है तो 0 हो जाएगी, और Cl वाली दूरी क्या रखेंगे, R2 क्या रखेंगे, R2 रख देंगे 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये रख देंगे। अब यहां से आप लोग m1 प्लस m2 जो है रख देंगे और आपको RCM जो है निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब जो निकल कर आएगा इसको आप लोग करेंगे और आंसर आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, 1.24 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज एट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होती है किसी बॉडी की वो कहां कहां पर हो सकती है, इनसाइड, आउटसाइड, विथ इन और आउटसाइड, नन ऑफ दिस, मतलब अंदर ही हो सकती है कि बाहर हो सकती है केवल, या फिर अंदर और बाहर दोनों हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो सेंटर ऑफ मास होती है बॉडी की वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर, वो दोनों जगह पर हो सकती है, ऐसा नहीं है केवल अंदर ही होगी। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगी बॉडी की वो अंदर और बाहर दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कुलर मोशन बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन रेडियल आउटवार्ड डायरेक्शन। मतलब जब कोई बॉडी वृत्तीय गति करती है, मान लो कोई बॉडी वृत्तीय गति करती है, कौन सी गति, वृत्तीय गति, कुछ इस तरीके की गति करती है, तो आउटवार्ड डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, तो वो हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ जो लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, लेकिन जो बाहर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए, और वो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 और क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस चैप्टर के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में
सभी चैप्टर्स के 20 क्वेश्चन इसी तरीके से डेली के डेली मिलते रहेंगे। सो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त